नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए जल्द से नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख न्यूज पर, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के बारे में। इसमें हम देखेंगे यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, क्यों दिया जाता है और कौन सा फाउंडेशन यह पुरस्कार देता है। तो ये है आलोक शुक्ला जी, जिनको यह पुरस्कार इस बार का दिया गया है। तो नाम क्या है इनका? आलोक शुक्ला जी। अच्छा, क्यों दिया गया इनको यह पुरस्कार? रीजन क्या था? तो पुरस्कार इन्हें इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने जो हसदेव जंगल थे, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए इन्होंने आंदोलन भी किया और साथ ही साथ एक समिति भी गठित की थी। तो इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जैसे कि मैंने बताया, आलोक शुक्ला जी को मिला। आलोक शुक्ला जी प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के क्या थे? संयोजक थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन की सुरक्षा के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना भी की थी और स्थानीय आदिवासी जो समुदाय थे उनको भी संगठित किया था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है। इससे पहले 7 भारतीय और हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले की बात करूं मैं, यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1992 में यह पुरस्कार मिला था मेधा पाटकर जी को। तो सबसे पहली भारतीय यदि मैं बात करूं कौन है, तो मेधा पाटकर जी हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना की थी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा 1989 में की गई थी और 1990 से इसे प्रतिवर्ष गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार देता कौन है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य ये है कि जो जमीनी स्तर के पर्यावरण नेता हैं उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी करना है। पर्यावरणीय समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करना है और ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल पुरस्कारों में उनकी गिनती होती है। वो हर एक क्षेत्र में, रसायन में, साहित्य में, इन सब में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। ठीक, तो चलिए ये तो था इस पुरस्कार के बारे में। आपका एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था जस्ट, कि आप में से किसी ने कल की एक करंट अफेयर पर कमेंट किया था कि आपके जो पीडीएफ अपलोड करने का टाइमिंग है वो सही नहीं है। मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत पीडीएफ अपलोड नहीं होता है। एक्चुअली वीडियो का टाइमिंग थोड़ा लेट होता है, 8 बजे। तो 8 बजे वो पीडीएफ अपलोड ना हो करके मॉर्निंग में जब ऑफिस ओपन होता है उस टाइम वो अपलोड होती है। तो डेली आपको मॉर्निंग में पीडीएफ मिलेगी, आज रात की जो आप 8 बजे करंट देखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मजदूर दिवस की। ठीक, तो सभी मजदूरों को मेरी तरफ से हैप्पी मजदूर दिवस। अब हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्यों मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और वर्ष 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के जो संगठन थे, फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन, ने घोषित किया कि मजदूर 18 मई 186 के बाद प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और ये कब बोला गया था? 1 मई 1886 को बोला गया था कि वे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। 1 मई 1886 को मजदूरों ने काम के घंटों को निर्धारित करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर के हे मार्केट में आंदोलन किया था। हे मार्केट में श्रमिकों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस के साथ हिंसक झड़प के बाद कई मजदूरों की मृत्यु भी हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि जुलाई 1889 में यूरोप के इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 1 मई 1890 को पहला मजदूर दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा कब मनाया गया था? तो 1 मई 1890 को। भारत में पहली बार मजदूर दिवस वर्ष 1923 यानी कि 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एशिया के पहले
स्पॉट बिटकॉइन ईथर ETF का कारोबार जो शुरू हुआ है इसके बारे में। तो हांगकांग में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड फंड को मंजूरी दे दी है, या जो आपका स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड है इसका कारोबार शुरू करने के लिए एशिया का पहला देश भी बन गया है, और इसीलिए हांगकांग क्या हो जाता है, चर्चा में हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2024 में अमेरिका द्वारा विश्व के पहले बिटकॉइन ETF को मंजूरी दी गई थी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा है ये आपकी, ठीक, जिसको हम सिर्फ ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। ये आभासी मुद्रा है, आपके हैंड में जैसे आपको करेंसी देखने को मिलती है वैसे ये नहीं होगा, सिर्फ आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी तो ये एक डिजिटल या आभासी मुद्रा होती है, यह कंप्यूटर एल्गोरिथम पर कार्य करती है। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होती है, जिसे ब्लॉकचेन भी आपका कहा जाता है। इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत होता है, इस कारण इसे किसी संस्था द्वारा विनियमित नहीं किया जाता, क्योंकि हम इसे विनियमित कर ही नहीं सकते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम पर है। प्लस ये ब्लॉकचेन बनी होती है, ब्लॉकचेन के माध्यम से चलती है, और ये विकेंद्रित है, किसी का इसके पास सेंट्रलाइजेशन नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है उस तरह से, तो इसीलिए हम इसको विनियमित नहीं कर रहे हैं। उदाहरण बिटकॉइन, एथेरियम और लाइट कॉइन आदि से संबंधित हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं एक्सचेंज ट्रेड जो ट्रेडेड फंड है इसके बारे में। यह एक ही फंड के साथ विलय की गई विभिन्न प्रतिभूतियों का एक समूह होता है। ठीक है, इसकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों के तहत की जाती है, और इसी में पहली बार हांगकांग की मार्केट ने इस बिटकॉइन को मंजूरी दी है। अब बात करेंगे हम रैम्पेज मिसाइल की, कि चर्चा में क्यों है ये रैम्पेज मिसाइल। ठीक है, तो हाल ही में रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है, इसलिए यह आपकी चर्चा में हो जाती है। अगेन इसका निर्माण किसने किया है, इजराइल ने किया। अभी हमने बात करी थी आपकी हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल। मार्क 2 मिसाइल मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज में कवर किया था कि मार्क 2 मिसाइल को शामिल किया गया है, बनाया इसको किसके गया है, इजराइल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यह लंबी दूरी से हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल हो जाती है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर है। यह एयर डिफेंस सिस्टम में छुपकर हमला कर सकती है। ठीक है, इसे एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ GPS और INS गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम के तहत तैयार किया गया है, और इसका वजन जो है वो 570 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। तो यह प्रतिवर्ष आपके अप्रैल के अंतिम तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 30 अप्रैल को हम इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब ये जो आपकी योजना है ये शुरू कब हुई थी, तो 2018 में शुरू हुई थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की नोडल एजेंसी है। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। लक्ष्य क्या है, तो माध्यमिक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करवाना है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना थी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, और योजना के तहत परिवार के आकार, आयु एवं लिंग पर कोई सीमा नहीं यहाँ पर बताई गई है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा आयुष्मान भारत के तहत जो 65 वर्ग के बुजुर्ग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। जो हाल ही में बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था संकल्प पत्र के नाम से, आप उसे जानते हो, तो उसमें इस योजना का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 65 वर्ष के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर और एक्स्ट्रा लाभ प्रदान किए जाएंगे, शामिल किया जाएगा। लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल से उठा सकते हैं जो इस आपके जो आयुष्मान भारत स्कीम है इस योजना के तहत सूचीबद्ध है। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हॉस्पिटल हो उस योजना का लाभ उठा सकते हो। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन बाद तक नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसकी क्रियान्वयन लागत केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दी गई है कि कौन कितना प्रतिशत देगा, और हर राज्य के लिए आप देखोगे यहाँ पर चीजें अलग अलग है। बात करी जाए राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो ये 60 और 40 है, यानी कि 60 कौन देगा आपका केंद्र और 40 कौन देगा आपका
जो राज्य होगा। ठीक है, पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, और इनके लिए क्या है 90 एंड 10 यानी कि 90 केंद्र और 10 आपके राज्य देंगे। बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है, यानी कि 100% यहाँ पर जो पैसा देगा वो कौन देगा, केंद्र सरकार प्रदान करेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण एला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, और इस वैक्सीन से लेकर के आपने अभी न्यूज सुनी होगी, एक दिन पहले आई थी। तो जिनको भी कोरोना वैक्सीन लगी है, यहाँ पर पहली बार स्वीकार किया गया है कि उनको हार्ट अटैक का खतरा है, यानी कि उनको रक्त के थक्के जम सकते हैं और उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा जो जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है इसके कारण हो रहा है, और ये पहली बार ऐसा माना गया है। ठीक है, तो जो सार्वजनिक तौर पर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो ये कह रही है कि हाँ, इससे ऐसा खतरा हो सकता है कि आपको वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक आ सकता है। जो नॉर्मल जिंदगी में, जैसे आप देख रहे हो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक लड़की डांस करते करते उसकी डेथ हो गई। एक गुजरात में एक पार्टी थी, वहाँ पे 3-4 लड़कियों की डेथ हो गई। तो ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये इस वैक्सीन की वजह से धीरे धीरे आप देख रहे हो बढ़ती जा रही हैं। ठीक, बात करेंगे तो हाल ही में डॉक्टर कृष्णा एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वर्ष 2024 से 2026 तक इस पद पर रहेंगे, यानी कि 2 वर्ष के लिए होता है। इसे आधार सिंह पूनावाला का स्थान लिया है। डॉक्टर कृष्णा एला भारत बायोटेक के कार्यकारी अध्यक्ष व सह संस्थापक हैं। इन्होंने जीनोम वैली का जनक भी माना जाता है, इसकी खोज करी थी। और भारतीय वैज्ञानिक निर्माता संघ की बात करी जाए जो वैक्सीन बनाते हैं, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और वर्ष 2010 में निजी क्षेत्र के सदस्यों द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह वैक्सीन विनिर्माण क्षेत्रों में नेटवर्किंग और सर्वसम्मति निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करता है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, देखना है और उसे विनियमित करना है। एक मजबूत और अत्याधुनिक वैक्सीन विनिर्माण क्षेत्र को सुनिश्चित करना है, इस उद्देश्य के साथ यह कार्य कर रहा है। अंत में जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्या है कि आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2018, वर्ष 2019। आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हाँ, मैं जरूर ट्राई करूंगी कि जब आपका ये वीडियो अपलोड होता है उसी टाइम आपका PDF अपलोड कर दिया जाए।